हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल हम सभी ने मिलकर के आपकी क्लास का एक पहला जो पार्ट है, चैप्टर है, आप उस हमने शुरू किया था, जिसका नाम है पादपों में पोषण। और एक बार फिर से अब थोड़ा सा पिछली क्लास से जुड़ने के लिए हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम आज इस चैप्टर को, इस पार्ट को आगे पढ़ेंगे। और इसमें इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर क्या बताया गया है, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने मिलकर के पढ़ा था कि हमारे जो भोजन है, भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा, आफ्टर दैट वी स्टडीड कि भोजन के आवश्यक घटकों में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज, जो भोजन के घटक होते हैं। और इन्हीं को पोषक तत्व कहा जाता है या पोषक भी कहते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा कि जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीव हैं, उनमें से केवल पौधे ही अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इसी कारण से इनको स्वयंपोषी भी कहते हैं। उसके बाद हमने इसके बाद पढ़ा पादप किस प्रकार से अपना किस प्रकार से भोजन बनाते हैं। आपको पहले नाम मैंने कल बता दिया था कि पौधे जिस विधि से अपना खाना बनाते हैं, उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आज उस विधि के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो केवल पादप ही वो जीव हैं जो अपना खाना जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जो एनवायरनमेंट से लेते हैं वो, और खनिजों की सहायता से अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे कहाँ पे हैं, अपने ही परिवेश में हैं। अर्थात परिवेश से आप क्या समझते हैं, हमारे चारों तरफ की जो सराउंडिंग है, जो भी आपको अपने चारों तरफ दिखाई देता है, उसको हम अपना परिवेश बोलते हैं। तो पौधे अपने आसपास से ही ये सब चीज़ों को ग्रहण करते हैं और इन्हीं के सहायता से वो क्या करते हैं, फिर अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा खाना जो होता है या पोषक तत्व जो होते हैं, वो पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या काम करते हैं हमारी शारीरिक संरचना के लिए, उसके विकास के लिए, वृद्धि के लिए। आप देखें, जब हम पैदा होते हैं कितने छोटे होते हैं और फिर उम्र के साथ साथ हम बढ़ते चले जाते हैं, और बढ़ते चले जाने के साथ साथ हमारे शरीर में एनर्जी और ज़्यादा मतलब पावर आती रहती है। और फिर एक ऐसी एज आती है जिसके बाद फिर से हम डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, बुढ़ापे की ओर अग्रसित होते हैं। तो वो जो शारीरिक संरचना है हमारी, या वृद्धि है, या जो कई बार हमें चोट लग जाती है, कल भी बताया था, उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी या ऊर्जा या वो पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं। और बेटा जो सजीव, जो कल हमने बात की थी, जितने भी जो सजीव हैं जो अपना खाना बनाते हैं, जो खाना बनाते हैं उसको फिर ग्रहण करते हैं, और उस खाने को ग्रहण करने के बाद उससे एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, उस विधि को पोषण विधि कहते हैं। अर्थात ये भी हमने कल डिटेल में बात की थी। उसके बाद हमने कल एक बात और की थी, स्वपोषण हमने बात की थी। जो भी पौधे अपना, या जो भी जीव जंतु, पौधे ही हैं उसमें, पादप ही आते हैं। पादप अपना क्या करते हैं, खाना स्वयं बनाते हैं, और उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के तहत वो खाना बनाते हैं, उसको स्वपोषण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा स्वपोषी कौन होते हैं, वो पौधे जो अपना खाना, या वो जीव जंतु जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सिर्फ सजीवों के अंदर पौधे ही अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। इसके बाद जो जंतु या प्राणी अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसको कहते हैं विषम पोषणी। अर्थात जो अपना खाने के लिए, या जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, या जो अपने खाने के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पे एक आप चित्र देख पा रहे हो कि लड़की का पहेली जानना चाहती है। लड़की का नाम है पहेली, जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिजों से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। ठीक है बेटा, तो ये हमारे यहाँ से दिमाग से है पहेली के द्वारा ये जानना चाहती है कि जब पौधे अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, तो हमें अपना खाने के लिए दाएं बाएं घूमने की आवश्यकता ही क्या है, हम भी धूप में खड़े हो जाएं और हमारा खाना बना लें। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, वैसे पॉसिबल ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम आगे पढ़ें इसको, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ होती है। अब बात यहाँ पे आती है कि खाना पौधों में कहाँ बनता है। अर्थात
समझ रहे हैं। या खाद्य फैक्ट्री का मतलब है कि कहाँ पे जा कर के सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली, पानी लिया पौधों ने, ठीक है, जो कहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर के खाना कहाँ पे बनता है, तो फीड फैक्ट्री कहाँ पे होती है। क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित होता है। अब बात, एक सवाल दिमाग में आपके भी आना चाहिए बेटा, जब भी आप पढ़ते हैं तो तर्क किया करें। किसी चीज़ को रटना नहीं होता, उसको समझना होता है, अपने आप से सवाल करने होते हैं। जितने आप अपने आप से सवाल करोगे और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपकी जो तार्किक शक्ति है, जो लॉजिकल पावर है, वो बढ़ेगी और उससे आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो अगला सवाल पूछा गया है, क्या भोजन पादपों के सभी भागों में होता है। अर्थात अगर भोजन पौधे बनाते हैं, अब तक हम ये जान चुके हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन क्या हर जगह पे भोजन बनता है, या पत्तों में पौधे भोजन बनता है, या टहनियों में बनता है, या तने के अंदर बनता है, या जड़ों के अंदर बनता है। ये एक सवाल उठता है कि कहाँ पे खाना बनता है। आप केवल कुछ विशेष भागों में बनता है या अथवा किसी के विशेष भाग में बनता है, ये भी पता लगाना है। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। अब हमने तो कह दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड ले ली पौधों ने, कैसे ली वो जानना है। अब पौधे पानी भी लेते हैं पानी उनके अंदर कहाँ से आया, कैसे लिया, वो सारी चीज़ें हमें जाननी है। और खाद्य फैक्ट्री तक उस स्थानांतरण किस प्रकार होता है। मान लीजिए अगर हम एक बात मान के अभी चलते हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं कि खाना किसी एक विशेष भाग में बनता है, ठीक है, पानी कहाँ से आया, सूर्य का प्रकाश कहाँ से लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली, और फिर उसको कैरी करके अर्थात उसको ले करके एक जगह पर कैसे पहुँचता है वो। मान लीजिए अगर एक जगह पर खाना बनता है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं, आगे पढ़ते हैं बेटा 1.2 में, जिसमें लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि पहले भी हम इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है प्रकाश संश्लेषण, तो उसी के बारे में थोड़ा सा और आज ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। बेटा प्रकाश संश्लेषण है क्या, पहले तो लिखा हुआ है, हेडिंग देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, अर्थात किस प्रकार से पादपों में खाना बनता है, संश्लेषित होता है, संश्लेषण उसका होता है, उसका प्रक्रम क्या है, उसकी क्रिया क्या है, वो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसके लिए वो हमारे क्या है, परिवेश से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं गैस, सूर्य से क्या लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, और पौधे अपनी जड़ों से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। ठीक है, और कुछ भी चीज़ें प्रोसेस में इसमें शामिल होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। इनके द्वारा वो खाना बनाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सुनिए, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री हैं। पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया कि पौधों में खाना कहाँ बनता है, तो यानी कि कहाँ पर सामान इकट्ठा होता है, कहाँ पे इकट्ठा होता है, पत्तों में। आज के बाद याद रखना है कि जो ये खाने की प्रक्रिया जो होती है पौधों में, हर जगह नहीं होती है, केवल पत्तों में ही खाना बनता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाए जाएं। अर्थात देखिएगा, अगर पौधा पानी कहाँ से लेता है, भूमि से, और भूमि उसकी जड़ है, जड़ के माध्यम से वो पानी लेता है। और जिस प्रकार से बच्चे हमारी शिराएं होती हैं, जिसको आप अगर मैं शिराएं ना कह करके नाड़ी कहूँ, नब्ज़ कहूँ, या आपने देखा होगा ना हमारी वेन होती है, जो नसें जिनको आप कहते हो, नसों के माध्यम से, जैसे हमारी नसों के माध्यम से ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है, वो चलता रहता है, उसके माध्यम से हमारे शरीर तक, ठीक है, शरीर के हर एक अंग तक, मतलब पोषक तत्व भी पहुंचते हैं उसी प्रक्रिया के तहत। तो इसी प्रकार से पौधों में भी उनकी जड़ों से लेकर ऊपर तक बेटा इस प्रकार की पतली पतली वेन होती हैं, अर्थात शिराएँ होती हैं या नसें होती हैं, जिनके माध्यम से पानी पत्तियों तक पहुँचता है। ठीक है, मृदा में उपस्थित जल, अब देख आगे बात, मृदा क्या होता है, मिट्टी। ठीक है, मृदा में उपस्थित जल व खनिज, जितने भी वहाँ से जल और खनिज जो हैं वो जड़ द्वारा अवशेषित, अर्थात जड़ उनको क्या करती है, अपने अंदर सोख लेती है पानी को और किसको, पानी को और किसको, खनिज को, खनिजों को। ठीक है, और अवशेषित किए जाते हैं। अब यहाँ पे बीच में एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं, उसमें एक सवाल पूछा गया है, बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशेषित जल व खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। वो मैं बात पहले ही बता चुका हूँ, किसके द्वारा पहुँचते हैं,
अभी बताते हैं, चलो एक बार फिर रिपीट करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं एक बार पहले से। हम कहते हैं जानते हैं कि तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाए। पहले तो देखा होगा आपने, मोटा तना होता है, तने के माध्यम से होता हुआ ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित, पत्ती जब आप ध्यान से देखोगे तो उसमें सूक्ष्म क्या थे, रंध्रों यानी छेद होते बेटा, रंध्र अगर आप यहाँ बात करें, पत्ती के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में कैसे आती है, पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों के माध्यम से हमारे जो पत्तों में हम जब देखते हैं, पेड़ के पत्तों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेदों के माध्यम से उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे, आपको पता है हमारे पर्यावरण में उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और भी बहुत सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में जो रंध्र, जो एक शब्द लिखा गया रंध्र यानी कि सूक्ष्म छेद, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से पेड़ के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, अभी एक पिक्चर को हम डिफाइन करेंगे, फिर आगे फिर उसको पढ़ देंगे। अब देखिएगा, अभी ये रंध्र इनको कहते हैं द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, यानी कि द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं, इन ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये बेटा जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये ना द्वार कोशिकाओं द्वारा, कोशिका जानते हैं, पहले आपको कोशिका समझना है, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं बेटा, और ये लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है, यानी कि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और कई जीव बहुकोशिकीय भी होते हैं और एक कोशिकीय भी होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। अब ये जो पिक्चर आपके सामने आप देख पा रहे हैं, ये पिक्चर किसकी है बेटा, सेल की है। किसकी है, सेल की है। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेल की पिक्चर आपको दे रखी है और इसमें कई सारी सेल दिखाई गई हैं। आप इसको समझें थोड़ा सा। आपने देखा कि जैसे आप बेटा समझते हैं, इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि जैसे आपने, हमें एक मकान बनाना है, आप सभी अपने मकानों में रहते हैं, जब आपने देखा हो कभी आपके सामने मकान बना हो, या आपका मकान आप सबके पैदा होने से पहले बना हुआ, तो अपने पड़ोस में मकान बनते हुए देखा होगा, तो एक एक ईंट लगा करके इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा घर बनाया जाता है। इसी प्रकार से जितने भी सजीव हैं, उनके शरीर का निर्माण भी बहुत सारी छोटी 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 कोशिकाओं से बन के को मिला करके बनाया गया बनता है, जो कोशिका कहलाती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं इस प्रकार की सजीवों का शरीर जो है सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। सूक्ष्म इकाई यानी कि सब इकाई, सबसे छोटा टुकड़ा जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, तो सूक्ष्म इकाई को हमें क्या कहते हैं बेटा, कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। अब सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तुमने कभी अपना बेटा ब्लड टेस्ट करवाया हो या आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ा हो, देखा होगा जब डॉक्टर कहते हैं कि इसको ना बच्चे को फीवर है, तो पहले इसका ना ब्लड टेस्ट करवाइएगा, पता लग जाएगा इसको मलेरिया है, टाइफाइड है, इसको कौन सी बीमारी है। और जब आप लैब में जाते हो तो आपने एक छोटा सा एक मशीन रखी देखी होगी छोटी सी, जिसके ऊपर लेंस लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सूक्ष्मदर्शी, अर्थात जो छोटी चीज़ों को देखने में सहायता करती है। तो ये जो कोशिकाएं होती ना, सेल, इनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा आपने सुना होगा बेटा। कुछ ऐसे मतलब जीव हैं जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। ठीक है, और कोशिका जो एक कोशिका से बनते हैं, ठीक है, उनको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और कोशिका एक पतली बाह्य संरचना से घिरी होती है। चाहे कोशिका बेटा किसी जीव में एक है या ज़्यादा है, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं आप देख पा रहे होंगे कि वो क्या करते हैं, वो एक छोटी सी, अभी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, आपको ब्रश के साथ थोड़ा सा ब्रश लेते हैं और देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे करते हैं पिक्चर को ताकि आप देख पाएँ। अभी आप देखिएगा, आप ध्यान दें, ये देखो बेटा, ये लिखा हुआ है, ये जो इससे बाहर का जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बाहर, हाँ, जिस पे मैंने टिक लगाया है, ये जो आप मोटी दीवार सी थोड़ी सी जो आउटलाइन आप देख पा रहे हैं, ये बाहर जो मतलब थोड़ी मोटी लाइन दिखाई आपको दे रही है, ये एक बाह्य संरचना है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसको आप देख भी पा रहे होंगे कि एरो लगा करके लिखा गया है, क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। ये बाहर का जो आपको आइडिया दिख रहा है ना, एरिया जो दिख रहा है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर हमारे देखिए क्या क्या होता है, इसके केंद्र में एक
सुस्पष्ट संरचना। बीच में आप ये देख ही पा रहे होंगे बेटा, बीच की एक संरचना जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया, हर एक के अंदर है ये, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे आप। तो ये जो एक बीच में जो एक बेटा सुस्पष्ट संरचना दिखाई दे रही है, जो एक बीज के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। कोशिका, अगर आपकी कोशिका संरचना की बात की जाए, क्वेश्चन बनाए कि कोशिका की संरचना बताइए, तो उसमें एक केंद्रक भी होता है। केंद्रक चारों ओर से झिल्ली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, ठीक है। जेली, सॉरी नॉट झिल्ली, जेली। जेली तो चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है, ठीक है, आपने जेल देखा होगा। तो उसके जैसा चिपचिपा पदार्थ इसके केंद्रक के चारों तरफ होता है, और बाहर इसकी एक मोटी दीवार होती है थोड़ी सी, उसको क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। आप ये समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट आपका देखिएगा आगे क्या कहते हैं, और इस जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगर आप कहते हैं ना जेली के जैसे पदार्थ को, जो कोशिका के मतलब कहाँ पे पाया जाता है? केंद्रक के आसपास पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप ये कोशिका का स्ट्रक्चर बेटा आप जरूर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, जल एवं खनिज। जो अब जल और खनिज की बात हुई थी, ठीक है, हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था कि जल और जो खनिज हैं, जो पत्तियों में जब खाना बनता है तो वो तो मिट्टी में होते हैं, तो मिट्टी से वो पत्तियों तक पहुँचते कैसे हैं? जड़ों के माध्यम से। मैंने बताया भी था आपको कि जल एवं खनिज वहिकाओं द्वारा, वहिकाओं किसका बेटा? नाड़ी, जिसको आप कह सकते हैं वेन कह सकते हो, और नसें कह सकते हो समझने के लिए। ऐसे पेड़ के अंदर भी पतली पतली नसें होती हैं, ठीक है। जब भी आप पेड़ को काटते हैं कभी देखना उसमें से पानी निकलता है, ठीक है, पानी जैसा सिस्टम निकलता है, वो कहाँ से आता है? नीचे से ही आता है, ठीक है। जल एवं खनिज वहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँच जाए जाते हैं। ये वहिकाएं नली के समान होती है। नली जानते हैं ना आप, जैसे पाइप, जैसे आप कभी भी स्ट्रिप आप जूस पीते हैं, वो तो बहुत मोटी होती है, लेकिन उससे बहुत पतली, उससे कई गुना पतली, मतलब इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, ठीक है। तथा जड़ तथा तना शाखाओं तथा पत्तियों तक फैली होती है। और इसका मतलब क्या है? वो जो वेन है, नसें हैं, पेड़ की नसें, वो जड़ों से लेकर पत्तियों तक फैली होती हैं, और उन्हीं नसों के माध्यम से, उन्हीं वहिकाओं के माध्यम से, उन्हीं शिराओं के माध्यम से क्या होता है? जो खून है, सॉरी जो पानी है बेटा, जैसे हमारा तो खून होता है, सॉरी, वो पानी जो है और खनिज जो है मिट्टी से कहाँ तक पहुँचते हैं? पेड़ों की पत्तियों तक पहुँचते हैं। और पेड़ की पत्ती तक पहुँचने के बाद, क्योंकि वहीं पे खाना बनता है ना, जब आप खाना बनाते हैं तो आप घर पे खाना बनाने की बात अगर करें, सब्जी कहीं और से आई है, यस, मसाले कहीं और से आए हैं, ठीक है बेटा, पानी आप धरती से निकालते हैं, वो इकट्ठा कहाँ पे होता है? सारा आपके बर्तन के अंदर, जहाँ पे आप खाना बनाते हैं। या रसोई को आप क्या कह सकते हो? रसोई को आप क्या कह सकते हो? जैसे इसमें क्या बोला था? फूड फैक्ट्री। रसोई एक फूड फैक्ट्री है, और वहाँ से लेकर के सारा खाना बनता है, तो इसी का उदाहरण आप ले सकते हो। तो आपको जैसे आपका रसोई घर जहाँ पे खाना बनाया जाता है, तो पत्तियाँ भी एक रसोई घर का ही काम करती है, फूड फैक्ट्री है, वहीं पर आपका खाना इनका पौधों के लिए बनता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वहिकाएँ एक सतत मार्ग बनाती हैं, यानी कि स्पष्ट मार्ग बनाती हैं एक। और पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं, परंतु पादपों के दूसरे भाग नहीं। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है कि खाना पत्तियों में ही क्यों बने, तने में क्यों नहीं बन सकता? वो तो काफ़ी मोटा होता है। ऐसा पत्तियों के अंदर क्या विशेषता है कि वो वहाँ पर खाना बना पाती हैं? तो बेटा, जो आपको इसमें जानने वाली बात है, पत्तियों में एक देखो, सभी आपने देखा होगा पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है, हरा वर्णक होता है पत्ती के अंदर, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोफिल, ठीक है। ये आपका मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप देख पा रहे होंगे, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करें, क्लोरोफिल इसे हम कहते हैं, ठीक है, जो हरा पदार्थ होता है क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश अर्थात सौर प्रकाश या सौर ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। पत्ती अपने आप, अगर ध्यान रखें, पत्ती अपने आप प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर सकती,
अगर उनके अंदर क्या ना हो, क्लोरोफिल ना हो। और क्लोरोफिल की खासियत क्या होती है, उसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, पत्तियों को प्रकार अगर पूछा जाए, आपसे कभी दोबारा क्वेश्चनिंग की जाए तो आपसे पूछा जाए कि पत्तियों के अंदर ऐसा क्या होता है वो खाना बना पाती, क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। और पत्तियां प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण कैसे कर पाती हैं, किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल के कारण ही वो क्या कर पाती हैं बेटा, अपने अंदर प्रकाश को संग्रहित कर पाती हैं, ऊर्जा को। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण होता है। और इस सूर्य के प्रकाश को कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी जल नीचे से जड़ों से आया है और खनिज जो आए हैं, ठीक है, उनको मिला करके खाना बनाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, जैसे आप भी खाना बनाते हैं तो खाना बनाते हैं, घरों में हीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सूर्य का प्रकाश किसका काम करता है, हीट का काम करता है, गर्मी का काम करता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश, इस जो पौधे अपना खाना बनाते हैं उसका हमने नाम क्या दिया बच्चों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही पौधे अपना खाना बना पाते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश। अब देखिएगा, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई। अब हमने पहले देखा क्लोरोफिल, फिर हम देखा सूर्य का प्रकाश, फिर हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऊपर चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट आपका है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हम थोड़ा सा ऊपर चले गए तो जानते हैं, थोड़ा सा दोबारा पीछे वहीं पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एवं जल और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पूछा जाए तो क्या 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 जरूरत है, क्लोरोफिल के बिना भी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, सूर्य का प्रकाश के बिना भी नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी नहीं हो सकता, और जल के बिना भी नहीं हो सकता। तो आपको चाहिए, खाना बनाने के लिए पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यकता तो हैं, यानी कि कौन से घटक चाहिए हमें, क्लोरोफिल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बेटा जल, और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय पद क्रम है और पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों के खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अर्थात सभी जीवों के जीने के लिए, जिंदगी के लिए सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का काम करता है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो देखिए क्या होगा, अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो बच्चों क्या होगा, पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। आप सभी को पता है, पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा, वेजिटेशन नहीं होगी, मतलब अपना जो आप पेड़ पौधे देख पा रहे हैं वो नहीं होंगे। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पौधे अपना खाना बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड जब बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन भी कंज्यूम करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग भी करते हैं। और जो ऑक्सीजन बच जाती है उनका खाना बनने के बाद उसको रिलीज कर देते हैं, और उसी ऑक्सीजन से हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। उसी ऑक्सीजन से हम क्या लेते हैं बच्चों, सांस लेते हैं। अर्थात जब पौधे नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिना सूर्य के प्रकाश के तो इस प्रकार से सृष्टि का अंत ही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए सूर्य का प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे भी महत्वपूर्ण है क्या, सूर्य का प्रकाश अकेला क्या करेगा, पौधे ही ना हो तो पौधे भी हमारे जीवन का आधार हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और पृथ्वी के ऊपर बेटा, पृथ्वी के ऊपर कोई पौधा नहीं बचेगा, और पौधा नहीं होगा तो जीवन भी क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंभव, यानी कि होगा ही नहीं, क्योंकि पौधे हमारे लिए क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, जिस कारण से हमारा जीवन चल पाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन हमारा होता है इस प्रक्रम में। ठीक है, अब ये प्रक्रम आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे बेटा समीकरण दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल इसमें लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन,
इस प्रकार से क्या क्या लास्ट में जाके क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन, जो पौधे अपना खाना बनाने में कंज्यूम करने के बाद बाकी क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है। और बेटा इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त मतलब मुक्त होती है। यानी कि मैंने पहले बताया कि ये मत सोचना कभी भी कि पौधे हमें सारी ऑक्सीजन दे देते हैं, नहीं। पौधे अपना खाना बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके बाद जो बचती है एक्स्ट्रा उसको हमें दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, मुक्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स अंततः पत्तियों में, ठीक है, स्टार्च के रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद बेटा आज हमने जो एक तो हमने क्या क्या सीखा, आज हमने थोड़ा उसको फिर कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन सब से मिलकर इन सब को मिला करके पौधे क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये क्रिया हो पाती है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब आज आपने एक और सीखा कि फूड फैक्ट्री कहाँ पर है बेटा, फूड फैक्ट्री पौधों की कहाँ पर है, कहाँ पे खाना बनता है, पत्तियों में। कहाँ पर बनता है, पत्तियों में। अच्छा, फिर सवाल हमने किया था कि पत्तियों तक बेटा ये जो खाद्य पदार्थ हैं, इनके जो कच्चा माल है, जैसे हम घर पे लाते हैं फिर पकाते हैं, वो सामान पौधों तक, पौधों को मैंने 3-4 बातें बताई आपको क्या क्या चाहिए। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ठीक है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है, खनिज भी चाहिए, जल भी चाहिए। वो कैसे पहुंचते हैं, तो मैंने बताया कि पौधों के अंदर बेटा वहिकाएं होती हैं, जो भी पौधे अपनी जड़ों से खनिज पदार्थ और क्या, धरती से क्या लेते हैं, खनिज पदार्थ और जल जो अवशोषित करते हैं, अपने अंदर सोखते हैं, उसको उन छोटी छोटी नलियों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो आज हमें यह भी पता चला कि जो पत्तियां हैं ना बेटा, वो क्या है, फूड फैक्ट्री हैं, किसका, पौधों का। जो खाना जो बनता है वो कहाँ पे बनता है। उसके बाद आपने ये भी जाना कि बेटा वैसे तो आप और बहुत से जगह से मिलती है ऊर्जा, बहुत जगह से मिलती है, लेकिन जो चरम ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है, सूर्य है। और फिर हमने जाना अगर सूर्य ना हो, या मतलब सूर्य ही ना हो तो फिर क्या होगा, फिर क्या क्या हो सकता है। अगर सूर्य का प्रकाश ना मिले तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, पौधे खाना नहीं बना पाएंगे तो पृथ्वी पे पौधे नहीं होंगे, और पौधे नहीं होंगे तो वो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम भी नहीं रह सकते। अर्थात बेटा यहाँ से हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को बचाना चाहिए। कई बार बच्चे पौधा तोड़ देते हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि उस पौधे की हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि हर एक पौधा हमारे लिए ऑक्सीजन देता है, और वो ऑक्सीजन जो है बेटा हमारे लिए जीवनदायिनी है, अर्थात हमारा जीवन उसी से चलता है। तो बेटा आज आपने यही जाना और इसी को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद इस लेसन को, इस चैप्टर को हम आगे फिर पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है लेसन का आपका नाम क्या है, पादपों में पोषण, अर्थात पादपों में किस प्रकार से पोषण होता है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और इसी के साथ सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में, और आप इसको घर पे दोबारा से पढ़कर भी देखते होंगे। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके जितने भी प्रश्न इन चैप्टरों में, जिन लेसनों में, इन पाठों में बनेंगे, वो आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद। ओके।